नमस्कार, मैं निपुण सहगल आपके लिए लेकर आया हूं लीगल विद सहगल। यहां हम बात करेंगे कानून से जुड़े सभी मसलों की, कोर्ट में चल रही कार्रवाई की, कोर्ट के फैसलों की और उन फैसलों का आप पर या दूसरे लोगों पर क्या असर पड़ेगा उसकी। ऐसी तमाम बातें जो कानूनी मुद्दे हैं उनसे जुड़ी हम करते रहेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो है पीएमएलए एक्ट, यानी मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून जो है उसकी धाराओं को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। और ईडी के जो अधिकार हैं, यानी प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकार हैं मामला दर्ज करने की, संपत्ति जब्त करने की, किसी की गिरफ्तारी करने की, ऐसी तमाम जो बातें हैं उनको भी मान्यता दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये तमाम ऐसे लोग जो देश भर में ईडी की तरफ से दर्ज मामलों में आरोपी हैं, मुकदमा झेल रहे हैं, उनके लिए तगड़े झटके के जैसा है। ये सब कुछ हम बात करेंगे और किन किन वीआईपी लोगों पर इसका असर पड़ेगा, ऐसी भी तमाम बातें हम आगे करेंगे। लेकिन पहले एक बुनियादी बात करते हैं। अगर आप खबरों में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन कानूनी पहलुओं को उतना नहीं जानते, तो आपने ये जरूर देखा होगा कि कभी कोई केस भ्रष्टाचार का सीबीआई ने दर्ज किया या कभी किसी राज्य की पुलिस ने कोई केस दर्ज किया कि किसी के पास अवैध संपत्ति मिली है। थोड़े दिनों के बाद आपको पता चला कि ईडी ने भी, यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी एक केस दर्ज कर लिया है और उसके तहत उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपके मन में यह सवाल आता होगा कि भाई ये मुकदमा जो था वो तो सीबीआई का था या राज्य की पुलिस का था, लेकिन अचानक इसमें ईडी कहां से आ गई? और ईडी ने भी जांच शुरू कर दी, ईडी ने भी छापे मारने शुरू कर दिए, ईडी ने भी गिरफ्तारी कर ली कि पहले वो व्यक्ति सीबीआई की हिरासत में था, अब ईडी की हिरासत में चला गया है। तो ये ऐसा किस तरह से होता है, ये बात आपके मन में आती होगी। इसके अलावा ईडी की जो शक्तियां हैं कि ईडी ने गिरफ्तार किया, जमानत नहीं मिल पा रही है, ऐसी तमाम बातें आप पढ़ते होंगे। दरअसल ईडी को ये जो शक्तियां मिली, यानी प्रवर्तन निदेशालय को ये जो शक्तियां मिली हैं, वो मिली है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत, जिसमें अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को या किसी भी संपत्ति को अगर आप गलत तरीके से इधर से उधर कर रहे हैं, उसे कहीं खपाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं या देश में ही गलत तरीके से उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे कि आप काले धन को सफेद करने की जुगाड़ में हैं, ऐसी तमाम बातों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिना जाता है। यानी कि पैसे को धोने की, धन शोधन कहते हैं इसको, यानी धोकर उसको शुद्ध बनाने की कोई कोशिश आप कर रहे हैं, जो पैसा आपने गलत तरीके से कमाया था। ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का विषय माना जाता है और इससे डील करने के लिए कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस एक्ट के तहत ईडी को तमाम शक्तियां मिली हुई हैं और इन्हीं शक्तियों को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 242 मामले थे कुल सुप्रीम कोर्ट में, जिनका सुप्रीम कोर्ट ने आज निपटारा कर दिया। और ये सभी मामले किन लोगों के थे? ऐसे लोगों के जिनके ऊपर ईडी ने केस दर्ज किया है। अब उनके तमाम बिंदु थे, तमाम दलीलें थी उनकी, जो वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। किसी का कहना था मेरी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई, किसी का कहना था कि मेरी संपत्ति गलत तरीके से जब्त की गई, किसी का कहना था कि मुझे जमानत नहीं मिल पाई। ऐसी तमाम बातें अलग अलग लोगों ने की थी। अब इन 242 याचिकाकर्ताओं में, बल्कि 242 तो याचिकाएं थी, याचिकाकर्ताओं की संख्या कहीं ज्यादा होगी, एक याचिका के साथ कई याचिकाकर्ता उसमें होते हैं। तो इनमें जो प्रमुख याचिकाकर्ता थे, जैसे कार्ति चिदम्बरम, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, ऐसे तमाम लोग, तमाम बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर ईडी ने केस दर्ज कर रखे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, वो लोग यहां पर पहुंचे थे और पीएमएलए कानून की धाराओं को चुनौती दी थी। धारा 3, धारा 5, 16, 17, 18, 19, 24, 44, 45, 50, ये तमाम धाराएं। खैर, ये धाराओं की सिर्फ आपको मैं संख्या नहीं गिनाऊंगा, इनके बारे में भी बताऊंगा कि इनमें क्या कहा गया है। और
ये भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसका असर क्या पड़ेगा तमाम लोगों पर। बहरहाल इन लोगों ने जो चुनौती दी थी, जैसे कि धारा 3 यानी मनी लॉन्ड्रिंग के किसी आरोपी की पहचान करना और उसके ऊपर केस दर्ज करना। जो हम पहले बात कर रहे थे कि सीबीआई ने कोई केस दर्ज किया या पुलिस ने कोई केस दर्ज किया और बाद में ईडी भी उसमें आ गई, तो ये कैसे हो जाता है? ये ऐसे हो जाता है कि सीबीआई ने या पुलिस ने गलत तरीके से पैसे कमाने का, भ्रष्टाचार करने का केस दर्ज किया है। वो पैसे कैसे भी कमाए जा सकते हैं, रिश्वत के जरिए, कोई और घोटाला करके, यहां तक कि डकैती भी करके, लेकिन पैसे कमाने का तरीका गलत था। ईडी का काम क्या है? उन पैसों को आपने गलत तरीके से खपाने की कोशिश की, कुछ ऐसा चक्कर चलाने की कोशिश की कि काला पैसा सफेद हो जाए या उसको कहीं आप निवेश कर दें और उससे आपको फायदा मिल जाए। तो ईडी को यह शक्ति है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी की पहचान करे और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। फिर जो चुनौती दी गई थी वो धारा 5 को चुनौती दी गई थी पीएमएलए एक्ट के, जहां पर कि संपत्ति को जब्त करने का अधिकार ईडी को मिला हुआ है। धारा 17-18 जहां छापे मारने का, रेड डालने का, सर्च एंड सीजर का अधिकार है ईडी के पास, उसे चुनौती दी गई थी। 19 यानी गिरफ्तारी की शक्ति, उसे चुनौती दी गई थी। 24 एक धारा है पीएमएलए एक्ट की जो ये कहती है, और यहां पर ये सीआरपीसी से अलग हो जाती है। सीआरपीसी मतलब सामान्य आपराधिक मामलों में जो लागू होती है जो प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उससे ये अलग हो जाती है कि सीआरपीसी के तहत या जो बाकी जो दंड संहिता है उसके तहत अगर पुलिस ने या किसी एजेंसी ने आपके ऊपर केस दर्ज किया है तो वो उस एजेंसी का काम होता है कि आपको गुनहगार साबित करके दिखाए। लेकिन पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर आपके ऊपर आरोप लगा है तो आपका भी ये दायित्व है, या आपका दायित्व है, आपका फर्ज है कि आप खुद को बेगुनाह साबित करने वाला सबूत बताएं। इस बात को कहा गया था कि ये तो बड़ा सख्त है, बाकी कानूनों में कोई और बात है, लेकिन पीएमएलए में कोई और बात की गई है। उसी तरह से सेक्शन 45, तो जमानत की प्रक्रिया बहुत कठिन रखी गई है, इसमें बहुत मुश्किल रखी गई है और पीएमएलए के आरोपियों को जमानत ले पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये बात भी याचिका में कही गई थी, जो तमाम याचिकाएं थी, कि अधिकतम सजा जो पीएमएलए में मिलती है वो तो 7 साल की है, लेकिन जमानत पाना इतना कठिन रखा गया है जितना शायद हत्या के मामलों में भी ना हो। तो इतना कठिन रखना उसको कि उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, और मजिस्ट्रेट को, जैसे कि सीआरपीसी के तहत एक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति होती है कि आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है, पुलिस ने कोई केस दर्ज किया है, तो आप जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और मजिस्ट्रेट समीक्षा करता है केस के तथ्यों की शुरुआत में ही और जमानत देने पर फैसला ले लेता है। लेकिन यहां पर यह व्यवस्था नहीं रखी गई है, यानी जो केस के तथ्य हैं उनकी मजिस्ट्रेट समीक्षा नहीं करता है। फिर धारा 50 जो कि समन करने यानी अपने पास तलब करने और स्टेटमेंट लेने यानी बयान दर्ज करने की शक्ति ईडी को देता है। और इतना ही नहीं, ये जो बयान जो लिया जाता है ईडी के अधिकारियों की तरफ से, उसे कोर्ट में बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। जो सामान्य जो आपराधिक कानूनी प्रक्रिया है उसमें ऐसा नहीं होता है। पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, यानी वहां उसे सबूत की तरह नहीं रख सकते हैं। वहां पर आपको मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयान को ही कोर्ट में एडमिसिबल माना जाता है। धारा 161 के तहत जो पुलिस बयान दर्ज कराती है उसे एडमिसिबल नहीं माना जाता है। लेकिन पीएमएलए एक्ट की धारा 50 में यह प्रावधान था कि न सिर्फ ईडी के अधिकारी बयान दर्ज करेंगे, बल्कि उस बयान को कोर्ट में बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। ऐसी तमाम बातें थी। एक और बात थी, जिस तरह से किसी के ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो वो एफआईआर की कॉपी आरोपी को, यानी जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसे दी जाती है कि वो देख सके, पढ़ सके, जान सके कि उसके खिलाफ आखिर क्या मुकदमा दर्ज हुआ है और अपने बचाव का इंतजाम कर सके। सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था इन तमाम याचिकाकर्ताओं ने कि ईसीआईआर, ईडी जब कोई केस दर्ज करती है तो उसे एफआईआर नहीं कहते हैं, ईसीआईआर कहते हैं। तो ईसीआईआर की कॉपी नहीं दी जाती है।
जो आरोपी है उसे नहीं दी जाती, वो जान ही नहीं पाता कि उसके ऊपर क्या मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे किस तरह से अपना बचाव करना है, तो ये भी गलत है। तो गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है सेक्शन 19 के तहत या समन करने की जो प्रक्रिया है सेक्शन 50 के तहत, उसी तरह से आरोपी को ये बताने की कि आपके ऊपर क्या केस दर्ज हुआ है, उसकी जो प्रक्रिया है, इन तमाम बातों को लोगों ने चुनौती दी थी और कहा था कि इसे बड़ा सख्त रखा गया है। और ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के अनुच्छेद 23 में यानी 20 उप अनुच्छेद 3 में ये भी व्यवस्था दी गई है कि किसी व्यक्ति की किस तरह से गिरफ्तारी हो सकती है, उसके भी विरुद्ध जाती है पीएमएलए एक्ट की ये धाराएं। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीएमएलए एक्ट की धाराएं वाकई काफ़ी सख्त हैं और उनमें मुकदमा जब दर्ज करती है ईडी किसी व्यक्ति के खिलाफ तो उससे निपट पाना काफ़ी कठिन होता है और ये बातें कोर्ट में रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 जजों की बेंच थी, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार। इस बेंच ने 30 से ज़्यादा दिनों तक सुनवाई की इस मामले की और बहुत विस्तार से सुना सभी बातों को, और उतना ही बड़ा विस्तृत फैसला करीब 500 पन्ने का सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया भी है। लेकिन वो जो फैसला आया है वो तमाम ऐसे लोग, न सिर्फ ये 242 लोग जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, बल्कि तमाम ऐसे लोग जैसे कि हमने पहले नाम लिया अनिल देशमुख का, महबूबा मुफ्ती का, कार्ति चिदम्बरम का। अब अगर हम और आगे की बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके खिलाफ भी ईडी ने केस दर्ज कर लिया है AJL मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में, और उनके बयान राहुल गांधी को समन करके पहले बयान दर्ज किए गए, अब सोनिया गांधी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं जिन्होंने शायद राहत की उम्मीद की होगी कि सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए की धाराओं को अगर गलत बताता है तो उससे उन्हें मदद मिलेगी अपने ऊपर दर्ज मुकदमे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 3 सही है, धारा 5 सही है, यानी कि केस दर्ज करने की जो ईडी की शक्ति है वो सही है, संपत्ति जब्त करने की जो शक्ति है वो सही है, 17-18 धाराएं सही है, यानी कि सर्च एंड सीजर, छापे मारने, रेड डालने की जो धाराएं हैं वो सही है, धारा 19 सही है यानी गिरफ्तारी की शक्ति सही है, धारा 24 सही है जो कि आरोपी को के ऊपर ये ओनस डालती है, जिम्मेदारी डालती है कि वो सबूत लाए कि वो किस तरह से दोषी नहीं है उसका, वो सही है। धारा 45 सही है जो जमानत की प्रक्रिया को कड़ा बनाती है। धारा 50 सही है जो ईडी को ये शक्ति देती है कि वो समन करे, स्टेटमेंट दर्ज करे और उस स्टेटमेंट को कोर्ट में पेश करे बतौर सबूत, यानी जिस तरह से सोनिया गांधी को आज समन किया गया है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उसको एक तरह से कहा जाए कि उस प्रक्रिया को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये प्रक्रिया सही है जिसका ईडी पालन करती है। यानी तमाम लोग जिनके ऊपर ईडी के केस दर्ज हैं उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट में जो बातें तमाम याचिकाकर्ताओं ने कही थी और उस पर कोर्ट ने क्या कहा था वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब तक हमने बात इसकी नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट जो इन निष्कर्षों पर पहुंचा है उसके पीछे वजह क्या रही, या केंद्र सरकार ने क्या दलीलें दी, क्योंकि कानून केंद्र का है तो केंद्र ने बचाव किस तरह से किया, क्या बातें कही, उसकी भी जरा बात कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू भी पेश हुए। इन तमाम लोगों ने कुछ बातें कही जो मुख्य बातें हैं। इन्होंने कहा कि जिन लोगों के ऊपर भी धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है उन्होंने उससे बचने का एक पिछला दरवाजा निकालने की कोशिश की है इस याचिका के जरिए कि कानून को ही चुनौती दे दो और सुप्रीम कोर्ट जब धाराओं को ढीला कर दे या उन्हें गलत करार दे दे तो राहत मिल जाए। तो ये पिछला दरवाजा नहीं खोलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। सरकार ने यह भी कहा कि ये कहना कि हर वो केस जो CBI या पुलिस दर्ज करती है उसमें ईडी भी आ जाती है और अपना केस दर्ज कर लेती है, ये गलत है। करीब 33 लाख मुकदमे हैं जहां पर कि ये पोटेंशियल था कि ईडी भी केस दर्ज कर ले, लेकिन उनमें से सिर्फ 2600 के करीब ऐसे मामले हैं जिन्हें पीएमएलए के तहत भी ईडी ने अपने पास लिया। सरकार ने यह भी कहा कि ये जो सख्त कानून है, हम मानते हैं कि यह सख्त है, लेकिन इस सख्ती का परिणाम देखिए।
इस सख्ती का परिणाम यह है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों से अब तक 18,000 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। अगर यह कानून सख्त नहीं होता तो यह वसूली नहीं होती, और अब जब सुप्रीम कोर्ट इस कानून को हरी झंडी दे देगा पूरी तरह से, तब यह प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करके बचने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से रोक हासिल कर ली है अपने मामले में चल रही कार्रवाई की। तो जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा, कानून को सही ठहरा देगा, तब उन लोगों पर भी शिकंजा और कसेगा। लगता है कि 3 जजों की बेंच को ये दलीलें पसंद आई, ये दलीलें रास आई, उन्हें लगा कि हाँ इनमें वजन है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि ये तमाम धाराएं जिन्हें चुनौती दी गई थी वो अपनी अपनी जगह पर सही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात भी कही है कि जिन लोगों को कोई भी अंतरिम राहत दी गई थी इस मुकदमे के दौरान, यानी जेल जाने से रोक दिया गया था, संपत्ति जब्ती की कोई प्रक्रिया थी उसे रोक दिया गया था, ऐसी कोई भी बात जो अंतरिम राहत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वो अंतरिम राहत अब सिर्फ अगले 4 हफ्ते तक बनी रहेगी। उसके बाद उचित फोरम में वो जाएं, यानी निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, जहां पर भी जाना है वहां पर जाएं और अपने लिए राहत की, जमानत की या किसी और कार्रवाई पर रोक की जो मांग करनी है वो वहां जाकर करें। 4 हफ्ते तक जो भी अंतरिम राहत मिली थी वो बनी हुई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उसके नतीजों की, उसके परिणाम की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला परिणाम तो यही है कि जितने लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रखे हैं ईडी ने, उन्हें कोई राहत नहीं मिली है और अब उन्हें उन मुकदमों का, उस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भविष्य में भी ईडी के पास ये स्वतंत्रता रहेगी कि वो अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करे, पहचाने कि कौन से मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यानी पैसों को गलत तरीके से इधर से उधर किया गया है, और वहां पर केस दर्ज करे। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि अगर केस सीबीआई ने दर्ज किया है तो ईडी उसमें नहीं आएगी, या पुलिस ने दर्ज किया है तो ईडी उसमें नहीं आएगी। ईडी अपनी तरफ से आरोपी की पहचान कर सकती है और केस दर्ज कर सकती है। ईडी संपत्ति को जब्त कर सकती है, अपनी कार्रवाई के दौरान छापे मार सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है, ऐसी तमाम बातें, किसी आरोपी को समन भेज सकती है, उसका स्टेटमेंट ले सकती है। ये सारी शक्तियां जो ईडी की हैं वो बनी हुई हैं। ईडी इनके तहत आगे कार्रवाई कर सकती है, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इस तरह के तमाम जो लोग हैं, वीआईपी लोग या जो वीआईपी नहीं भी हैं, जिनके बारे में आपको उतनी जानकारी नहीं है, वो भी, उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है और उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जिन कानूनी धाराओं के तहत ईडी ये कार्रवाई कर रही है वो धाराएं मान्य हैं, वैध हैं, संवैधानिक लिहाज से सही हैं और उनको रद्द करने की कोई वजह नहीं है। तो ईडी की कार्रवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी और भविष्य में भी ईडी को केस दर्ज करने की आज़ादी रहेगी। हालांकि एक अहम बात जो हमने अभी तक नहीं, जिस पर हमने बात की, वो ये है कि एक बात को चुनौती दी गई थी कि 2018 में पीएमएलए कानून में कुछ बदलाव किए गए थे, कुछ धाराओं को सख्त किया गया था और उसकी प्रक्रिया चुनी गई थी फाइनेंस एक्ट के जरिए, यानी वित्त विधेयक संसद में लाकर उसके जरिए पारित कराया गया था। इसे चुनौती दी गई थी कि यह वित्त विधेयक के तरीके से पास नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, ये पहलू एक विचारणीय पहलू है, लेकिन इससे पहले आधार एक्ट में भी ऐसे ही बदलाव हुआ था और उस बदलाव की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, जिस मामले को 7 जजों की बेंच को भेजा गया है। तो पीएमएलए कानून में भी फाइनेंस एक्ट की तरह बदलाव हो सकता था या नहीं हो सकता था, ये मामला हम रेफर कर रहे हैं 7 जजों की बेंच को। तो कानून में बदलाव की जो प्रक्रिया 2018 में अपनाई गई थी, उसको जो चुनौती दी गई है वो 7 जजों की बेंच सुनेगी, लेकिन इस सुनवाई का कोई असर अभी जो मुकदमे चल रहे हैं उन पर नहीं होगा। तमाम लोग जिनके ऊपर मुकदमे हैं उन्हें मुकदमों को झेलना पड़ेगा, उसमें बेदाग होकर बाहर आना पड़ेगा, या फिर वो सजा के भागी होंगे। उम्मीद है कि ये जो बातें हमने की आज पीएमएलए कानून को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, ये आपको न सिर्फ समझ में आई होंगी बल्कि पसंद भी आई होंगी। लीगल विद सहगल में हम ऐसी तमाम बातें आपसे करते रहेंगे। नमस्कार।